गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। यस, गुड इवनिंग स्वाति, किरण, मोहिदीन, शिबू, दीप्ति, रिया, यस अभिषेक। गुड गुड गुड। देखो, आज का हमारा जो सेशन है उसमें जो पिछले कुछ आपकी डीपीपीज हैं और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उनके मैं डाउट्स आज के सेशन में करूंगा। हाँ, आज डाउट सेशन इसीलिए है क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने डीपीपीज देखी होंगी। मोस्टली आई थिंक आप डीपीपी सॉल्व कर पाते होंगे। सिलॉजिज्म वाली डीपीपी थोड़ी सी जानबूझ के टफ बनाई गई है। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो थोड़े टफर साइड पे हैं। नॉर्मली हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे, काफी आसान क्वेश्चंस हमें यूपीएससी के देखने को मिलते हैं। पर थोड़ा सा इसको और एडवांस, अगर मान लो कल को यूपीएससी पूछता है, कल को यूपीएससी हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आता है जो थोड़े पेचीदा क्वेश्चंस हैं, तो उनका भी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पे टफ बनाने की कोशिश करी है। गॉट द पॉइंट? तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस जो होंगे वो उनको आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे बनी रहे। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, ये था 2015 वाला जो हमारा उस दिन नहीं हो पाया था। एक काम करो, पहले तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक क्वेश्चन ही ऐसा आया है यूपीएससी ने अब तक ना, सिलॉजिज्म से पिछले 10 साल में कुछ 20-25 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन टफ था, बाकी सारे डुएबल थे सिलॉजिज्म के क्वेश्चन अभी तक जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो एक ये टफ जो क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई करेंगे आप लोग थोड़ा टाइम लेके। प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, जिनका डी आ रहा है बहुत ही बढ़िया, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, इतनी आसानी से बनता नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो, स्टेटमेंट एक तो हमारे सामने ये है, सम मेन आर ग्रेट। अब देखना, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो हम बनाना जानते हैं। कुछ ऐसे बन सकता है, सम मेन आर ग्रेट, या उल्टा बना लो थोड़ा। चलो ऐसे बना लो, सम मेन आर ग्रेट। आगे कह रहा है सम मेन आर वाइस। अब देखो यहां पे डाउट आएगा कि बनाएंगे कैसे। मेन और वाइस के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। कोई बच्चा कह सकता है कि सर क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, ऐसे बना लो, मेन और वाइस का कॉमन आ गया। कोई बच्चा थोड़ा बड़ा भी बना सकता है कि सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, कुछ ऐसे बन जाए। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि कैसे है, बस इतना पता है कि वाइज और मैन के बीच में कुछ कुछ कॉमन है। राइट। अगर इस लॉजिक से अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट 1 वो कह रहा है कि मेन आर ईदर ग्रेट और वाइस। क्या ऐसा है कि मेन या तो ग्रेट होंगे या वाइस होंगे? क्या दोनों के बिना नहीं हो सकते? देखो, इस केस में आप यहां पे अंडरस्टैंड करना, इस पिक्चर को इमेजिन करो यहां पे। जैसे अगर पहले वाले केस की एग्जांपल करूं तो ये वाले लोग जरा देखो, ये आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो वाइस हैं, ग्रेट हैं, और ये बीच वाले कौन से हैं? जो दोनों नहीं है, जो दोनों नहीं है। इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैन या तो ग्रेट हो या वाइस हो सकता है दोनों में से एक भी ना हो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस, देखो ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? ये क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि यहां पे नोटिस करना, अगर हम बात करें ये वाले की, जैसे ये था वाइस वाला, ये हो गया हमारा ग्रेट वाला, तो इस वाले एग्जाम्पल में तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बचा
जो कोई आपका ग्रेट ना हो और वाइस ना हो, राइट? तो सर ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जब दोनों गलत हैं तो ऑप्शन डी आंसर होगा। क्यों गलत है ये वाला, सेकंड वाला क्यों गलत है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, कुछ केसेस में सही भी आ रहा है, कुछ केसेस में गलत भी आ रहा है, और जब कोई चीज गलत हो जाए एक बार गलत, तो वो गलत, इसीलिए इसका आंसर यहां पे डी बनेगा। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? नहीं अरविंद, आज नया चैप्टर नहीं हम डिस्कस करेंगे, आज डाउट्स हैं कई सारे, 10 12 15 क्वेश्चंस तो डाउट्स के थे आप लोगों के, तो विल डिस्कस देम। क्लियर हुआ यहां पे? यस और नो? आई होप दैट इज फाइन। थोड़ा टफ था, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, पर इसका आंसर डी निकल के आएगा। चलो अब आते हैं आपकी कुछ डीपीपीस में। ये पहले तो इस डीपीपी नंबर 13 में मुझे बताओ, पहले सिर्फ डीपीपी 13 का मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको डीपीपी 13 में नहीं हुआ। अरे अभी तो बता के हटाऊं स्टेटमेंट 1, ये देखो ना, ये दो केस बने हैं, इधर देखो जिनको डाउट आ रहा है, यहां दो केस बने हैं, प्लीज ध्यान से देखेंगे। सिबू दो केसेस बने ना, एक ये देखो, ये वाला था आपका क्या, मेन, सम मेन आर ग्रेट, तो ऐसे बना दिया। अब सम मेन आर वाइस कैसे बनेगा? देखो सम मेन आर वाइस ऐसे बन सकता है कि मेन के साथ वाइस को कॉमन कर दिया, या वाइस का सर्कल बड़ा भी तो हो सकता है। ये थोड़ी लिखा है कि वाइस और ग्रेट का क्या रिश्ता है, जब वाइस और ग्रेट का रिश्ता नहीं दिया हुआ तो इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, अब आते हैं डीपीपी 13 पे, क्वेश्चन 6 9 फर्स्ट। पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 6 और 9 आए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए हैं, पहले आप लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करो। 3 क्वेश्चन आए हैं डाउट्स में, 1 6 और 9, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 बताइए भाई, क्वेश्चन 1 ट्राई करेंगे, 1 6 और 9 डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन 1, देखो इधर, देखो इधर देखेंगे सब लोग, थोड़ा सा पैटर्न यहां पे समझिएगा। आप लोग डीपीपी अपने एंड पे भी ओपन कर सकते हो अगर ब्राइटनेस का दिक्कत आ रही है। यहाँ एक्चुअली ना, यहाँ कोई होता नहीं है, और दिक्कत वहीं से आती है कि इधर देखिएगा, देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे सामने लिखी हुई हैं, 5c 8c9 इज इक्वल टू 0, 14c 18c 19 4, 9 13 15। सबसे पहले कोशिश करते हैं इनको कुछ प्लस माइनस करने की, पर एक चीज मैंने और नोटिस करी कि ये 0 कैसे आ गया। चलो ऐड करते हैं, कोई नहीं, 5 + 8 13 + 9 22, इनका सम आया 22, 14 18 19 का सम आया 51, यहां पे आपका इनका सम आया 37। गेटिंग द पॉइंट? अब जब हम यहां तक पहुंच गए ना, अब हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अब कंपैरिजन करो 22 को 0 के साथ, 51 को 4 के साथ, एंड 37 को 4 के साथ। कुछ रिश्ता दिख रहा है? यहां से पैटर्न दिख सकता है, यस बिल्कुल। ये दरअसल में माइनस हुआ, 2 - 2 करेंगे, ये आएगा 0। ऐसे क्वेश्चन याद करो, प्लस वाले हमने कर रखे थे, हमने प्लस वाले क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में करे हुए हैं, ऐसे वाले जहां डिजिट्स का सम ऐड कर लेते थे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बस माइनस हो रहा है, डिजिट्स का सम वाले हमने किए हुए थे, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 बन गया आपका 4। ऐसे ही आपके 37, तो 7 - 3 बन गया आपका 4। तो इसका क्या करेंगे, इसको भी ऐड करो, 22 + 16 38, 38 + 14 ये बनेगा 52। तो 52 का कैसे निकालेंगे, 5 - 2, ठीक है, ये बना 3। तो जैसे हमने प्लस वाले सॉल्व किए थे, उसी तरह से यहां पे आपके सामने
माइनस वाले भी आ सकते हैं। बात क्लियर है? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। अब आते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 6 से एक बार ट्राई करेंगे सब लोग। देखो, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। देखो, जब भी इस तरह का आपको कभी परेशानी आए ना, और दो लोगों के बारे में, दो अलग अलग ईयर्स के बारे में दिया हो, डोंट वरी, सिंपल सा टेबल बना लो, बहुत आराम से बन जाएगा। यहां पे किन दो लोगों की बात हो रखी है, पहले मुझे ये बताओ। सर, एक है बात सुप्रिया की और एक सुप्रिया के बेटे की। ये दो लोगों की बात हो रखी है, हाँ बिल्कुल सर। और दो साल कौन से हैं? एक है अभी का साल, प्रेजेंट। हाँ, एक बात हो रखी है 5 साल पहले, 5 साल अगो। कोई डाउट यहां पे? यस, दिस इज ओके। अब नोटिस करो, वो कह रहा है आज के समय क्या है? सुप्रिया, शी मतलब सुप्रिया, शी इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है। तो सर, अगर बेटा x ईयर का है, इसका मतलब क्या है? सुप्रिया 3 गुना है, तो सुप्रिया 3x हो जाएगा। अग्रीड और नॉट? अगर ये बात लिख लिया, तो अगर आपको इनकी प्रेजेंट एज पता है, तो क्या आप इनकी 5 साल पहले ही उम्र नहीं निकाल सकते? वो भी निकाल लेंगे। सर, बेटे की उम्र आज x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 थी। सुप्रिया की उम्र आज 3x है, तो 5 साल पहले 3x माइनस 5 थी। एनी डाउट इन राइटिंग दिस टेबल? यस, इस टेबल को लिखने में कोई डाउट है तो बताओ। किरण बताओ, डाउट बताओ ना। जो लिखा हुआ है मैं तो वही कर रहा हूं। प्रेजेंट एज पता लग गई, तो 5 साल पहले वाली उसने उम्र मुझे बता दी, मैंने 5 साल माइनस कर दिया। 3 कैसे हुआ? अरे लिखा है 3 टाइम्स, ये देखो 3, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, शी इज 3 टाइम्स लिखा हुआ है साफ साफ। चलो, अगर ये लिखा हुआ है तो टेबल बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो क्या लिखा है, 5 years ago सुप्रिया वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। अब देखो, बस टेबल उठाना है। सुप्रिया वॉज 5 साल पहले, 5 साल पहले सुप्रिया, व्हाट इज 5 साल पहले सुप्रिया? 3x माइनस 5। 5 साल पहले सुप्रिया वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। तो 5 साल पहले सुप्रिया की उम्र कितनी थी? बेटे की उम्र का 4 गुना। तो बस यहां पे क्या करेंगे, 4 टाइम्स बेटे की उम्र कितनी थी? x माइनस 5। जो लिखा हुआ है वही करेंगे। सुप्रिया की उम्र 5 साल पहले वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। इसको सॉल्व कर लो। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। तो इधर ले आओ, x की वैल्यू यहां से 15 आ जाएगी। अगर ये बात पता लग गई है तो कुछ नहीं करना। देखो ना, सन की मुझे आज उम्र पता लग गई है 15। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी टाइम्स वुड हर एज बी ऑफ हर सन्स एज आफ्टर 5 years। देखो, 15 साल तो आज उम्र है, ठीक है, 15 साल तो आज उम्र है बेटे की। 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल के बाद आपकी बेटे की उम्र 20 साल, राइट। सुप्रिया की आज कितनी उम्र होगी? 3 इंटू 15, आज उम्र है उसकी 45 years। 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी? 5 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 50 साल।
तो रेशो पूछा हुआ है, निकाल लो। 50/20, 50/20 कितना बन जाएगा? 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसको अंडरस्टैंड करने में? यस और नो? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? समझ आ गया सबको जो बच्चे 6th क्वेश्चन कह रहे थे? ठीक है, वंस द टेबल इज डन, उसके बाद बस इक्वेशन लिखनी है, आंसर आ गया। ठीक है, गुड गुड गुड, ओके ओके। निधि कोई भी ले लो यार, निधि कोई भी ले लो, जो आपको लेना है वो ले लो, आंसर आएगा ही आएगा आपका। आपको एक के बेसिस पे दूसरी क्वेश्चन बना लेनी है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो आपको ठीक लगे वहां से आ जाएगा। कोई ऐसे आप कोशिश करते ना, आपने ट्राई नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो गए ये वाली लूं या ये वाली लूं, पर आपने कागज पे लिखने की कोशिश नहीं करी, जैसे ही आप लिखते आपका बन जाता। हाँ जय, 5/2 मतलब 2.5 ही होता है, 5/2 का मतलब। ठीक है, किरण सिंपली लिखा हुआ है 5 साल पहले सुप्रिया की उम्र वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ हर सन, इससे आ गया। अब आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ बच्चों ने पूछा था, क्वेश्चन 9 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 9 ट्राई करो। अर्जुन ये क्या लिख रहे हो, इंदिरा वंस अगेन पास्ट टेज, मतलब इंदिरा कौन है यहाँ पे? ठीक है, 7th भी देख लेंगे, पहले 9th बताओ। प्रतीक अगर नहीं मेंशन तो 5 ईयर्स अगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे ना, कि 5 साल पहले सुप्रिया की उम्र बस 5 टाइम या 4 टाइम्स द एज ऑफ हर सन, तो वो उसी टाइम की बात कर रहा है, 5 साल पहले वाले की। ठीक है, लाइन पूरा अंडरस्टैंड करो, तो दोनों बातें 5 साल पुरानी बात हो रही है। ओके, चलो ट्राई करते हैं, आई थिंक, चलो 30 सेकंड्स और ले लो, 30 सेकंड्स आप लोग और ले लो। ओके ओके अर्जुन, मैं समझ गया, या इंदिरा मैं समझ गया आपकी बात, ओके। ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को, मतलब इस पेज को, ताकि मैं नीचे लिख पाऊँ। आई थिंक आपके पास है डीपीपी, तो आप वहां से भी देख सकते हो, बाकी मैं इधर लिखने की कोशिश करूंगा। देखो 2 सालों की बात हुई है, अब इनफैक्ट ने इसने 2 क्या मतलब बल्कि 3 ही चीजें बात कर ली, इसमें बल्कि टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसमें टेबल बनाने की जरूरत, अगर करना है टेबल का कर सकते हो, नहीं भी करना उसके बिना भी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बल्कि ये तो। देखो उसने ना हमें बता रखा है क्या, अभी उनकी एजेस कितनी है, 5/3। व्हाट इज 5/3? उनकी एजेस, उनकी मतलब अमर, अमर और अकबर, अमर और अकबर की आज की उम्र है 5/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, 5/3 कैसे आया, अरे लिखा हुआ है और क्या। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अमर की उम्र है आज के समय लेट से 5x, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो,
और अकबर की उम्र आज के समय में लेट से मैंने मान लिया 3x। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। 5/3 कैसे आया कि एक की उम्र 5x है, दूसरे की उम्र 3x है। चलो बढ़िया है। अब क्या कह रहा है, अमर की उम्र 5 साल पहले, अमर की उम्र 5 साल पहले। अगर आज अमर की उम्र 5x है तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, 5x - 5। और अकबर की उम्र 5 साल बाद, अगर अकबर की उम्र आज 3x है तो 5 साल बाद अकबर की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x + 5। राइट, इसकी वैल्यू है 1/1। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या मुश्किल है इसमें। 5x - 5 = 3x + 5। यहां से 2x की वैल्यू आई 10, x की वैल्यू आ गई 5। ओके, अगर x की वैल्यू 5 है तो अमर की वैल्यू कितनी है, अमर की प्रेजेंट एज है 25 साल, अकबर की प्रेजेंट एज है 15 साल। पूछा क्या है, अमर एज 5 ईयर लेटर, अमर की एज 5 साल बाद कितनी होगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अमर की एज 5 साल बाद कितनी होगी, अमर की उम्र आज 25 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 साल। और अकबर की उम्र अगर आज 15 साल है, यहां लिखा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले कितनी रही होगी, 10। तो 30/10, 30/10 आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 3/1। ये क्यों गलत हुआ मुझे ये बताओ, इसमें कहां कंफ्यूज हो गए। इसमें थोड़ा डेटा आगे पीछे किया हुआ है, एक बार 5 ईयर अगो, एक बार 5 ईयर अहेड, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अहेड, ऐसे 2 बार करने की कोशिश किया उसने। पर अगर आप लॉजिकली थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बन सकता था, इसमें मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा घुमाने की आपको कोशिश की गई थी कि 2-3 बार ऊपर नीचे करो। बात क्लियर हुई। और कोई क्वेश्चन है इसमें, एक आखिरी क्वेश्चन कोई बता दो इसमें अगर कुछ बचा है, इस डीपीपी में कोई आखिरी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो वो मुझे बता दो। सुनीता, उसने लिखा जो वही करो ना, वो लिखा है उसने 5 साल पहले, अगर अमर की उम्र आज 5x है तो 5 साल पहले 5x - 5। अगर अकबर की उम्र आज 3x है तो 5 साल बाद 3x + 5। बस उसकी रेशो 1/1 है तो मैंने लिख दिया 1/1। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले चेक करने दो दोनों में टफ कौन सा है। देखो यार, एक बच्चा फिफ्थ पूछ रहा है, फिफ्थ कहाँ टफ है मुझे ये बताओ, फिफ्थ तो ऐसे ही मैं बता दूंगा। ये क्या है, बे का मतलब क्या है यहाँ पे, बे में B2 होता है, A1 होता है, ये 25 होता है। हो गया, ये तो इनका सम आएगा तीनों का 28, 28 का सम 10। अरे किया हुआ है भाई ये क्वेश्चन, ऐसे गोल को ऐड करो। गोल में G होता है FG 7, ये होता है कितना, O होता है इजोटी में 15, A होता है 1। तो इनको ऐड करोगे इन चारों को, 35 आया। 35 को फिर से ऐड कर दो 8। अरे डिजिटल सम मतलब ऐड करना है, जो नंबर आया उनको ऐड करना है, ये क्लासेस में करा हुआ है क्वेश्चन, जो बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं उनकी जो जो नंबरिंग है उन नंबरिंग को सम कर दो, वो आंसर है आपका। बस उतना ही करना है, ऐसे ड्यूक का कोड देख लेना, ऐड कर देना, वो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन इस डीपीवी का। क्वेश्चन 8 ट्राई कर लो एक बार, क्वेश्चन 8 ट्राई कर लो। हाँ, क्वेश्चन 8 ट्राई कर लो सब लोग।
इसमें एक चीज बताओ, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था एजिस की। वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई इंसान 10 साल का है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर कोई इंसान 10 साल का है तो उसका जन्म कितना, मतलब तो उसका जन्म कितने साल पहले हुआ था? आंसर इज 10 साल। ये हमने डिस्कस किया था। इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न एक्स ईयर्स अगो, दैट मीन्स द एज ऑफ द पर्सन इज नथिंग बट एक्स। राइट, ये हमने डिस्कस किया था। अब उसी लॉजिक से जरा देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रतीक की एज है 60 ईयर्स। प्रतीक की एज कितनी है? 60 ईयर्स। ओके, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतीक ने अपने बेटे को क्या बोला? आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज वाइल यू वर बॉर्न, वेन यू वर बॉर्न। बट बेटे की प्रेजेंट एज नहीं गिवन, प्रतीक की गिवन है। मैंने बोला मान लेते हैं बेटे की प्रेजेंट एज है एक्स। बेटे की प्रेजेंट एज है एक्स। अगर बेटे की एज है एक्स, तो बेटा कितने साल पहले पैदा हुआ था? सर एक्स साल पहले। अगर बेटे की प्रेजेंट एज एक्स है, मतलब बेटा एक्स साल पहले पैदा हुआ था। अब मुझे बताओ, अगर प्रतीक की उम्र आज 60 साल है, तो एक्स साल पहले जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो कितनी उम्र रही होगी? 60 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल देखो ना, मेरी उम्र 60 साल है, एक्स साल पहले मेरा बेटा पैदा हुआ, तो बेटे के जन्म पे कितनी उम्र थी? तो करवाए हैं आपको ऐसे क्वेश्चन, 60 माइनस एक्स। वो कह रहा है कि एक्स साल पहले जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज का 3/1/3 था। तो बस 60 माइनस एक्स इक्वल टू x/3, इससे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 4x/3 आ गया। एंड यही से आपका आंसर बन गया 45 ईयर्स। क्या पूछा है उसने? प्रेजेंट एज ऑफ बेटा ही तो पूछा हुआ है। 45 ईयर इज द आंसर। हाँ हो सकता है अनुष्का, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो। पर ये तो डायरेक्टली इतना आसान क्वेश्चन था ये तो। क्योंकि देखो मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, अगर बेटे की उम्र आज एक्स है, मतलब बेटा एक्स साल पहले पैदा हुआ, तो पिता की एज कितनी थी एक्स साल पहले? 60 माइनस एक्स। तो मैं कितना था? तुम्हारी एज का 1/3। तुम्हारी एज कितनी है? एक्स, तो x/3, इससे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये डीपीपी 13 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत आएगी। अब आओ डीपीपी 14 पे। डीपीपी 14 पे बताओ कि क्या कंफ्यूजन है, कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? थोड़ा प्रैक्टिस करो खुशहाल, थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। गलतियां जहां हो रही हैं वहां देखो, तो हो जाएगा वो। 4, 5 और 8, ठीक है करते हैं। पहले फोर्थ पे आ जाते हैं, पहले फोर्थ ट्राई करेंगे। यस, इसमें आओ, पहले सब लोग फोर्थ ट्राई करेंगे इसमें। हाँ अभिषेक, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, वो भी करेंगे। 4, 5, 8 और 9। हाँ 8 भी आ रहा है, 8 भी करेंगे पूर्णिमा, डोंट वरी। 9 भी एक बच्चा कर रहा है, भूमि, भूमि वो भी करेंगे। पहले फोर्थ करते हैं, पहले फोर्थ करते हैं। यश मैंने बताया था, हर क्लास में बताता हूं, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम एक। क्लासेस में बताई हुई हैं बातें भाई यश ये। हाँ हम बाकी भी करेंगे, डोंट वरी, बाकी भी पहले पहले एक एक करके, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन ले पाऊंगा ना। पहले फोर्थ कर रहे हैं, फिर फिफ्थ करेंगे, फिर एट्थ करेंगे, फिर नाइन्थ करेंगे। एक एक करके ही होगा, ऐसा नहीं कि चारों क्वेश्चन एक ही टाइम पे कराओ। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप।
ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। जय एक एक करके भाई यार, पहले ये कर लें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। अब सारे क्वेश्चन एक ही टाइम पे कैसे करवा दूं? आप अगले अगले क्यों लिख रहे हो? पहले पहले फोर्थ तो कर लो। फोर्थ करोगे नहीं, फिर पहले अगला लिख लोगे, फिर पूछोगे फोर्थ करवा दो। ऐसा थोड़ी है कि आपको अलग कराऊंगा किसी और को अलग। जब फोर्थ बताया हो तो पहले फोर्थ कर लो। हाँ जी, देखो इधर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड विवेक इज 120। इफ ट्वाइस द एज ऑफ विवेक इज मोर देन अमित एज बाय 8 years, व्हाट वाज विवेक्स एज 2 years ago? तो क्या करना है, देखो इधर अंडरस्टैंड करो आप लोग। यहां पे दो लोगों की बात हो रही है, यहां पे दो लोगों की बात हो रही है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, हमें उन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। बेटर पता क्या होता है, जैसे आप लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग लिखते हो, ऐसा करते हो ना? तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हो? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल उठाते हो, उसको दूसरे में पुट करते हो। तो यहां पर भी यही करना है, दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन से पहली चीज को पुट करो, दूसरे वाले के अंदर आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमित की लेट से एज मान लेता हूं x, मैंने अमित की एज मान ली x, विवेक की एज मान ली y। कितना है इन दोनों का प्रोडक्ट? 120। कोई दिक्कत यहां तक ना सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ लिखा है अमित एंड विवेक की एज का प्रोडक्ट 120 है। अब देखो प्लीज ध्यान से, अब इधर 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 फोकस रखो। इफ ट्वाइस द एज ऑफ विवेक, जो बच्चे पूछ रहे हैं इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, देखो जो कह रहा है वही लिखना है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2। द एज ऑफ विवेक, विवेक की एज है सर y, तो 2 इंटू वाई इज मतलब होता है इक्वल टू मोर देन अमित एज। अमित की एज कितनी है? अमित की एज है x बाय 8 years, x प्लस 8। देखो इधर फिर से देखो, ट्वाइस द एज ऑफ विवेक इज मोर देन अमित एज बाय 8 years। ये लाइन लिखनी आई आपको, ये लाइन लिखनी आई आपको, ठीक है ना? जो लिखा हुआ है वही, ट्वाइस द एज ऑफ विवेक इज मोर देन अमित्स एज बाय 8 years। ये लाइन लिखी है मैंने, जो बोला उसने वही इंग्लिश को मैंने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। बस कुछ नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब इसमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो ना, आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो। यहां तक समझ आ गया ना? हाँ गुड। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आएगी 120 बाई x। तो कुछ नहीं करना, इस 120 बाई x को इधर पुट कर दो। आगे ना कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, y को डालो 120 बाई x इज इक्वल टू x प्लस 8। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ऊपर आ जाएगा 240, उधर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, आगे कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है बहुत बढ़िया, अदरवाइज आगे जाके एक चैप्टर भी आएगा। ये साफ दिख रहा है? क्या साफ दिख रहा है? कितना आएगा? इनको तोड़ो जरा, कितना तोड़ के आएगा? कितना आएगा तोड़ के? ये आएगा 20 और 12। हाँ 20 और 12 आएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ऐसे तोड़ेंगे इसको। जिनको आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, दैट्स ग्रेट। x इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 20। एक्चुअली ना क्वाड्रेटिक की वजह से दिक्कत आई होगी। यहां से आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी 12 साल। मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है 20, हाँ 20 ब्रेक करने में तो सही था, पर आगे जाके x यहाँ पे माइनस 20 आएगा। अब ना x ध्यान में रखना, माइनस 20 नहीं हो सकता, क्योंकि एज थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 12 years। तो बस मुझे पता लग गया कि अमित की उम्र है 12 वर्ष, विवेक की उम्र पता लग गया 10 वर्ष। अब जो पूछा है मैं निकाल लूंगा। पूछ रहा है व्हाट वाज विवेक एज 2 years ago। अगर विवेक आज 10 साल का है तो 2 साल पहले 8 साल का रहा होगा। बात क्लियर हुई? आपको ना क्वाड्रेटिक वाला तो ठीक है यार, वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आपको ये दो लाइंस लिखनी आनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं,
पहला वो कह रहा था अमित और विवेक का प्रोडक्ट है 120, तो अमित इंटू विवेक इज इक्वल टू 120। दूसरा कह रहा है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, डबल द एज ऑफ विवेक, डबल द एज ऑफ विवेक, विवेक की एज कितनी है वाई, इज इक्वल टू मोर देन, कितना मोर है, इससे मोर है एक्स, अमित की एज से कितना ज्यादा है 8, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, ऐसे मैंने लिख दिया। ये इक्वेशन आ चुकी है, आगे प्योर कैलकुलेशन है, आगे प्योर कैलकुलेशन है। अनुष्का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते हैं इस तरह से कि नंबर का प्रोडक्ट ये आए और सम 8 आए, तो पढ़ाऊंगा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे, आपने पढ़ी होंगी वैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, रूट्स निकालने होते हैं उसके। क्लियर हुआ फोर्थ क्वेश्चन सबको? हाँ, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो आयशा, यस दैट कैन ऑल्सो बी डन, बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्लीज ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग, क्वेश्चन 5 ट्राई करेंगे। जीतू ऑप्शन में पता लग जाएगा, वैल्यू गिवन है ना 2 साल पहले की 8 साल, तो उसमें 2 साल बाद क्या होगी 10 साल, तो एक को 10 मान लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली, सुन लो इधर, या अभी अभी पहले ये कर लो, फिफ्थ में करवा दूंगा ऑप्शन से कैसे निकलेंगे, ऑप्शन से बता दूंगा, पहले ये कर लो फिफ्थ वाला। हाँ जी, आया कुछ इसका? आया कुछ आप लोगों का आंसर? गुड गुड गुड, समझते हैं, हाँ हाँ मोहिद्दीन भाई, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीका क्या है, देखो यहाँ पे आप एक चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दो लोग हैं, दो लोगों की बात करी गई है, आज की एज और 4 साल बाद की एज, यही तो बात है ना, तो इसमें बिल्कुल भी कतराना नहीं है, आराम से बना सकते हैं टेबल। एक है सर सुषमा, एक है उसकी डॉटर, एक बात हुई है, कौन से 2 सालों की बात हुई है, एक प्रेजेंट ईयर की बात हुई है और एक बात हुई है 4 साल बाद की। मुझे बताओ इसके अलावा कुछ गिवन है? नहीं, इतना ही गिवन है, सुषमा डॉटर, आज की उम्र 4 साल बाद की उम्र, बन गया टेबल। अब क्या कह रहे हैं देखो, प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा इज 4 ईयर मोर देन 4 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर,
पहले मान लो कि डॉटर की एज है एक्स, मैंने कहा ठीक है। अब देखो अगर डॉटर की एज एक्स है, सुषमा की एज कितनी है, 4 years मोर देन 4 times द डॉटर। डॉटर की उम्र पहले तो 4 गुना करो, मैंने कहा कर दिया 4x। डॉटर की उम्र 4 गुना करने के बाद 4 साल ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 4x+4। x क्या है, डॉटर की एज, डॉटर की एज का 4 times से 4 गुना, 4 ज्यादा, तो 4 गुना +4, तो 4x+4 इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा। ये लिख लिया, अगर अगर भाई ये लिख लिया तो कुछ नहीं बचा। अगर आज सुषमा की उम्र 4x+4 है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, अरे 4 साल बढ़ा दो और क्या, 4x+8। अगर डॉटर की उम्र आज x है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 साल बढ़ा दो, x+4। बस टेबल बन गया है। अब जो कहेगा वो करेंगे। क्या कह रहा है वो कह रहा है आफ्टर 4 years, ठीक है आ गया मैं 4 year पे। सुषमा एज विल बी, व्हाट इज सुषमा एज, सुषमा एज है सर 4x+8। तो देखो इधर जिनको इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है प्लीज देखो, वो कह रहा है सुषमा एज कितने साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद सुषमा एज, 4 साल बाद सुषमा एज कितनी है, 4x+8। विल बी क्या होता है, विल बी होता है इक्वल टू, विल बी 12 years मोर देन, कितना मोर देन, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 द एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर कितना है, x+4। ऐसे लिखेंगे। आई रिपीट वंस मोर इधर देखेंगे। 4 साल बाद सुषमा की एज, 4 साल बाद सुषमा से एज विल बी 12 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। हर एक इंग्लिश के वर्ड को मैंने मैथ्स में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं कर रहा मैं इक्वेशन के अंदर। सॉल्व करेंगे इसमें, 4x+8 इज इक्वल टू 12 प्लस 2x+8, 8 से 8 कट जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 6 years आ जाएगी। आ गया सर, x की वैल्यू तो 6 आ गई। अब क्या करना है इसके बाद, क्या करना है इसके बाद, पूछा क्या हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा। प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा कितना हुआ, 4x+4, तो 4x+4 क्या हुआ, x की वैल्यू 6 आ गई है, तो 4 × 6 24 प्लस 4 28। अरे शिबू आप मुझे बताओ, किसी की उम्र आज 4x+4 है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 साल बढ़ी, 4x+4 में 4 साल बढ़ा दो, 4x+8। 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बढ़ जाएगा उम्र उसकी, और क्या। क्वेश्चन 5 डन है, क्वेश्चन 5 डन हुआ सबका। क्वेश्चन 5 डन हुआ सबका, यस। हाँ स्वाति बिल्कुल, प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस होता रहेगा ना, इट विल कीप ऑन गेटिंग बेटर। जितने इसीलिए डीपीपीस दी जाती हैं कि आप प्रैक्टिस और करो, जितना प्रैक्टिस और अच्छी होगी उतना ज्यादा और एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज्यादा स्पीड और बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस थे आप लोगों के, इसमें और क्या क्वेश्चंस थे आप लोगों के, और कौन से क्वेश्चंस थे। आई थिंक कुछ बच्चे क्वेश्चन 9 कह रहे थे ना, आई थिंक क्वेश्चन 8 भी था आप लोगों का। हाँ पहले क्वेश्चन 8 बता दो, पहले क्वेश्चन 8 ट्राई करो। पहले आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग इस वर्ड का मीनिंग जानते हो, कैन बी।
डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड कैन बी? कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। व्हाट इज कैन बी? कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होगा यार। थोड़ा अगर ये वर्ड मैंने हो सकता है नहीं आपको बताया हो, पर थोड़ा इंग्लिश से ही आप इसको रिलेट करो, है ना। जैसे मे बी होता है, कैन बी हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है? हो सकता है। हो सकता है मतलब वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। अगर ये बात आपको समझ आई है तो फिर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखो बनाओ, कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? सर ऑल ऑगस्ट आर सितंबर। बन गया। नो सितंबर इज अक्टूबर। एक तो यहां ना बनाना मुश्किल है इस डीपीपी के ऊपर। नो सितंबर इज अक्टूबर, मैंने कहा लो भाई इधर मैं अक्टूबर बना दूंगा। ऑल अक्टूबर आर नवंबर। अब देखो मुझे नहीं पता नवंबर कैसे बनेगा, कोई बच्चा बोलेगा ऐसे बना दो, मैंने कहा हाँ आप भी ठीक हो। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसको और बड़ा बनाओ, मैंने कहा भाई आप भी ठीक हो, लो ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर कह रहे सम सेप्टेम्बर्स आर जुलाई। सम सेप्टेम्बर्स आर जुलाई। कुछ सितंबर और जुलाई का कॉमन है। जुलाई देखो कैसे भी बन सकता है, जुलाई ऐसे भी बन सकता है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भी बन सकता है सिंपली, क्योंकि मेंशन ना कर रखा। ओके, अब देखो यहां पे उसने एक बात बोली है। पहला वो कह रहा है ऑल जुलाई कैन बी अगस्त। जब कैन बी बोल दिया ना उसमें पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारा जुलाई अगस्त के अंदर हो सकता है। देखो उसने हमने बताया क्या है, उसने हमें बस इतना बताया है कि जुलाई और सितंबर में कुछ कॉमन है, जुलाई और सितंबर में कुछ कॉमन है। अगर जुलाई यहां पे हो तो तब भी तो जुलाई और सितंबर में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। बिल्कुल। जब वो बात करता है ना पॉसिबिलिटी की, तो यहां साफ साफ एक पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, इसीलिए पहला सही है। अगर वो लिखता ऑल जुलाई आर अगस्त तो स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि कभी सही है कभी गलत है। पर जब उसने बोल दिया ना कैन बी, तो कैन बी वो एक पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर हो सकता है, अगर एक भी आप केस ढूंढ लो कि हाँ यार हो सकता है, तो कैन बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है वाली बात पूछ रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट वन इज फाइन। कंक्लूजन टू की बात करें, सम नवंबर आर जुलाई। अब देखो किसी केस में नवंबर और जुलाई में कुछ कॉमन है, किसी केस में मान लो जुलाई ऐसे है तो वहां कॉमन नहीं भी है, क्योंकि जुलाई और नवंबर का कोई रिश्ता नहीं दे रखा, कभी कॉमन आ भी सकता है कभी कॉमन नहीं भी आ सकता। इसीलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कैन बी वर्ड और कुछ नहीं दर्शाता, बस यही दर्शाता है कि इज इट अ पॉसिबिलिटी और नॉट। अगर पॉसिबिलिटी है तो सही, आप अगर एक पॉसिबल सिनेरियो निकाल लो तो वो सही हो जाएगा स्टेटमेंट। चलो क्वेश्चन 9 कुछ बच्चे पूछ रहे थे, क्वेश्चन 9 भी ट्राई करेंगे प्लीज। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं इसको, इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन 9 को। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों को, जिसने भी क्वेश्चन 9 पूछा ना, क्वेश्चन 9 नहीं पूछना चाहिए था आपको। क्वेश्चन 9 मुश्किल नहीं है, देखो क्वेश्चन 9 मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली मैं बताऊं। बाकी मैं मान सकता हूं और 15वां डीपीपी में है डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 9 डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, देखो सम स्नेक्स आर लॉइंस, सम स्नेक्स आर लॉइंस, राइट गुड। ऑल लॉइंस आर वॉल्फ, तो ऑल लॉइंस आर वॉल्फ ऐसे बन गया। फिर आगे क्या कह रहा है? सम रैबिट्स आर वॉल्फ्स। अब रैबिट्स और वॉल्फ में कॉमन बनाना है, हो सकता है सर कॉमन ऐसे बन जाए, मैंने कहा हाँ हो सकता है कॉमन कुछ ऐसे बन जाए, हाँ बात तो सही है। अब नोटिस करो पहला कह रहा है सम स्नेक आर रैबिट। देखो सम स्नेक आर रैबिट यहां पे सही है, यहां पे गलत है, और जब स्टेटमेंट गलत तो गलत, एक बार गलत तो गलत। नो लॉइन इज रैबिट। देखो लॉइन यहां पर तो नहीं है, पर इसमें तो कॉमन आ गया,
देखो ना, लॉइन रैबिट यहां तो नहीं है, नो लॉयनलेस रैबिट इज फाइन, पर यहां पर ऐसा फाइन नहीं है। और एक बार स्टेटमेंट गलत तो गलत, तो भाई दोनों गलत है यहां पे। दोनों गलत है तो क्या हुआ, बोथ द कंक्लूजन आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पे, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है भाई, हो जाएंगे क्वेश्चन से। कोई और इसमें क्वेश्चन बचाओ, क्वेश्चन डीपीपी 14 में, डीपीपी 14 में कोई और क्वेश्चन बचाओ। ठीक है, यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं डीपीपी 14 वाले ही आए हैं। 15वां वाला बस इसीलिए है कि मान लो थोड़ा आपको एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, वो 15 इसलिए दी हुई है। अदरवाइज 14 वाला इस यूपीएससी स्पेसिफिक लेवल अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन 10 भी कर ही लेते हैं, क्वेश्चन 10 भी कर ही लो भाई। ये लो, क्वेश्चन 10 का बता दो, इसका बता दो आंसर। देखो, जिन लोगों से यहां भी गड़बड़ हुई उन्होंने शायद इसका फिर से कैन बी का मतलब नहीं समझ आया होगा। कैन बी यहां भी मीनिंग पॉसिबिलिटी ही है, कि सम स्काई बीइंग रोड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी में देखो ना, पॉसिबिलिटी वाले को बस देखना होता है कि क्या एक भी कंडीशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबिलिटी में एक भी बार आ गया, सही है वो। ठीक है ना। हाँ, इधर देखो, सम रेन्स आर स्काई, रेन स्काई, यहां तक ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑल रोड्स आर प्लेन्स, आएंगे उस पर, पहले ये तीसरा देख लो, सम प्लेन आर स्काई, सम प्लेन आर स्काई, तो सर प्लेन ऐसे बन जाएगा, हाँ ऐसे भी बन सकता है, हाँ आप भी सही हो। अब कह रहा है ऑल रोड्स आर प्लेन्स, अब रोड कहां बनाऊं, सर रोड इधर बना लो, रोड छोटा हिस्सा होगा ना प्लेन का, या यहां इधर कहीं बना लो, मतलब आई डोंट नो, इधर बना लो, पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सम, एक सेकेंड, रेन कहां पे, सॉरी हाँ ये रेन है, इधर 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 इधर, हाँ। अब देखो कंक्लूजन वन, सम रेन आर नॉट प्लेन। देखो सम रेन आर नॉट प्लेन यहां तो सही है, अगर रेन आप ये लो, प्लेन आप ये लो, तब तो ये स्टेटमेंट सही है। पर सम रेन आर नॉट प्लेन यहां गलत हो गया, और जब एक बार गलत तो गलत। पर कंक्लूजन टू देखो, सम स्काई कैन बी रोड, सम स्काई कैन बी रोड, हाँ पॉसिबिलिटी है। अगर आर लिखता तो गलत आता। देखो ये टफ नहीं है ये वाला अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो ये टफ नहीं है, ये टफ में काउंट नहीं होता है। जो बच्चे 10th कह रहे हैं ये टफ नहीं था, टफ क्वेश्चन 15वीं डीपी में थे, ये इजी ही क्वेश्चन है, ये आसान से बन जाना चाहिए आपसे। अगर आपने लास्ट क्लास करी है तो उनसे आराम से बन जाना चाहिए आपके ये क्वेश्चंस, इसमें कोई परेशानी नहीं है वाला क्वेश्चन नहीं है ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। हो गया सबका, हाँ जी, अब क्लियर हुआ। बस आप ये देखो, जब वर्ड आर आ रहा है ना, आर शुड बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस। जब कैन बी वर्ड आ गया, पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, मे बी वर्ड आ गया, वो सिर्फ आपसे पॉसिबल पूछ रहा है, क्या ये हो सकता है। अगर एक कंडीशन में हो सकता है वो सही है, बाकियों में हमें देखना होता है इज इट ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज और नॉट, तब जाके वो स्टेटमेंट सही होता है। पॉसिबिलिटी में बस एक कंडीशन देखनी है आपको। चलिए, अब आते हैं डीपीपी 15 पे। अब बताओ इसमें इसमें आप लोग बताओ।
पहले सेकंड वाला कर लो एक बार, पहले सेकंड वाला ट्राई करो एक बार, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार। निधि आपके पास है, आपके पास है, आपके पास डीपीपी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की गई है, बल्कि उल्टा आपको ये प्रैक्टिस घर से करके आना था, आपको यहाँ डाउट्स पूछने थे, ठीक है, आपको घर से प्रैक्टिस करके आना था ये चीजें। देखो इधर देखो, इधर देखो एक बार, वैसे तो आप बना सकते हो पर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, बट बनाते हैं, चलो एक काम करते हैं। अब देखो जैसे वो कह रहा है ऑल सर्कल इज फेयर, ऑल सर्कल स्फेयर, हाँ बना दिया, ये तो आसान है यहां तक, ठीक है। और क्या गिवन है उसके द्वारा, ओनली अ फ्यू रेक्टेंगल्स आर सर्कल, केवल कुछ ही ऐसे रेक्टेंगल हैं जो सर्कल हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे रहा होगा, सारे नहीं है ना, ओनली अ फ्यू रेक्टेंगल आर सर्कल। अब वो कह रहा है नो स्क्वायर इज रेक्टेंगल, अब मुझे बताओ मैं स्क्वायर कहां बनाऊं, सर मुझे नहीं पता, आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन नहीं चाहिए, हो सकता है स्क्वायर ऐसे बन जाए या स्क्वायर ऐसे बन जाए, या इवन सर्कल के साथ भी अगर आपको कॉमन करना है वो भी आप कर लो, मानते हो इस बात को, स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉमन नहीं चाहिए। उसने हमें ये नहीं दिया कि स्क्वायर का बाकियों के साथ क्या रिश्ता है, वो नहीं बताया, पर इतना बता दिया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉमन नहीं चाहिए। अब कंक्लूजन पढ़ो, पहले में कह रहा है कि स्फेयर का स्क्वायर के साथ कुछ कॉमन नहीं है, सेकंड कह रहा है स्क्वायर और स्फेयर का कुछ कॉमन है। देखो बात समझो, ये स्टेटमेंट ना पहली सही है ना दूसरी सही है, पर दोनों में से एक पक्का सही होगा। पॉइंट है वो कैसे, दोनों में से एक कैसे पक्का सही होगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्फेयर और स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्फेयर और स्क्वायर में कुछ ना कुछ कॉमन है। डू यू गेट माई पॉइंट, पहला कह रहा है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है स्फेयर और स्क्वायर में, दूसरे में कह रहा है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। भाई या तो पहला होगा या दूसरा होगा, राइट, ये बात समझ पाए, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, या तो आप मेरे साथ हो या आप मेरे साथ नहीं हो, दोनों में से एक चीज तो होगी ना, राइट। या तो स्फेयर और स्क्वायर में कुछ ना कुछ कॉमन होगा या कुछ नहीं कॉमन होगा। तो एक्चुअल में ना पहली स्टेटमेंट सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही है, पर इतना जरूर पता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो पक्का सही है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट, क्या आप इस बात को समझ पाए। अगर वो अकेला लिखता ना नो स्फेयर स्क्वायर तो गलत है, नो सम स्क्वायर इज फेयर वो भी गलत है, पर दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो सच होगी, या तो ये सच है कि नो स्फेयर स्क्वायर, या ये सच है कि सम स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों में से कुछ ना कुछ तो सही होगा या नहीं होगा। तो डी आंसर आएगा भाई, इधर इधर, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ये लॉजिक पता लगा आपको। आरती नाइदर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन देखो ना आरती, नाइदर ऑप्शन ही नहीं, अगर वो लिखता नाइदर वन नॉट टू तो नाइदर आता, पर आप इस बात को समझो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में कह रहा है ईदर वन और टू, या स्फेयर स्क्वायर के साथ होगा या स्फेयर स्क्वायर के साथ नहीं होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है। या तो स्फेयर और स्क्वायर में कुछ कॉमन आ रहा है, या स्क्वायर और स्फेयर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, बस। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ यहां पे।
दीपक सेकंड थोड़ी सही है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो गलत है ये, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो गलत है। वो कह रहा है सम स्क्वायर इज फेयर, ये गलत है। कभी हो सकता है सम स्क्वायर इज फेयर ट्रू हो, यहां पर नहीं ना ट्रू हो रहा, तो सेकंड तो गलत है। आप सेकंड कैसे मार्क कर रहे हो, सेकंड तो गलत है, फोर्थ सही होगा। हाँ अगर नीदर लिखा होता तो नीदर भी सही आता, नीदर लिखा होता तो नीदर भी सही आता। आगे बताओ अब नेक्स्ट कौन सा करना है। क्वेश्चन 9 एक बच्चा लिख रहा है, क्वेश्चन 9 ट्राई करते हैं, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी क्वेश्चन 9 ट्राई करेंगे। जीतू आप घर से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, मैंने कई क्लासेस में देखा आप घर से कम प्रैक्टिस करते हो। एक बात ये समझा करो, ये बात याद रखना हमेशा सिलोजिज्म के अंदर, अगर कोई स्टेटमेंट सच होगी वो तभी सच होगी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। गलत होने के लिए एक इंसिडेंट ही काफी है, ये बात याद रखना आप लोग। उसी लॉजिक के साथ आप सॉल्व किया करो। अब जैसे इधर देखो, नो डियर इज लॉइन, ये तो मैं बना दूंगा आराम से, डियर लॉइन, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब वो अगले कह रहे हैं नो रैबिट इज लॉइन। अब रैबिट और लॉइन के बीच में कॉमन नहीं करना, तो रैबिट यहां कहीं हो सकता है, रैबिट इधर कहीं भी हो सकता है, हाँ क्या पता, क्योंकि मुझे नहीं पता, बस लॉइन के साथ कॉमन नहीं करना, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है सम रैबिट आर नॉट टॉर्टवाइज, कुछ रैबिट टॉर्टवाइज नहीं है। बाकी रैबिट्स का मतलब कुछ ऐसा रैबिट रहेंगे ही रहेंगे जो टॉर्टवाइज का हिस्सा नहीं होंगे। सम रैबिट आर नॉट टॉर्टवाइज। अब मुझे एक चीज बताओ, हो सकता है सर कि टॉर्टवाइज पता नहीं कहां पे हो, लेट अस से यहां कहीं पे हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रैबिट और टॉर्टवाइज का कॉमन ना हो, कुछ टॉर्टवाइज इधर भी कहीं हो सकते हैं, इस टॉर्टवाइज का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि तब भी रैबिट का कुछ ना कुछ हिस्सा बनेगा जो टॉर्टवाइज नहीं है। टॉर्टवाइज यहां कहीं भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि उसने बस इतना बोला है कि कुछ ऐसा हिस्सा है रैबिट का जो टॉर्टवाइज का पार्ट नहीं है, कुछ ना कुछ पार्ट आपका रैबिट का अलग रहेगा ही रहेगा जो टॉर्टवाइज का हिस्सा नहीं होगा, ये कह रहा है। सो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। अब देखो, पहला कह रहा है एटलीस्ट सम डियर आर रैबिट, क्या कुछ ना कुछ डियर और रैबिट का पक्का कॉमन है? डियर और रैबिट का, देखो यार डियर और रैबिट का यहां तो कॉमन है, पर डियर और ये रैबिट का कॉमन नहीं है। ऑप्शन 1 तो क्लियरली गलत दिख रहा है। दूसरा कह रहा है सम लॉइन आर नॉट टॉर्टवाइज, देखो ये हमेशा सच होना चाहिए तभी सच मानेंगे, सम लॉइन आर नॉट टॉर्टवाइज, सम लॉइन आर नॉट टॉर्टवाइज, यहां तो सही है, यहां तो सही है। पर देखो मैंने आपको अभी भी बताया ये टॉर्टवाइज ऐसा बनाना जरूरी था क्या? टॉर्टवाइज तो कितना भी बड़ा बन सकता है, क्योंकि टॉर्टवाइज और लॉइन का कोई रिश्ता नहीं गिवन, टॉर्टवाइज और लॉइन का कोई रिश्ता नहीं गिवन है भाई, तो टॉर्टवाइज किसी भी तरह से बन सकता है यहां पे, तो सेकंड गलत हुआ।
तीसरा कह रहा है सम टॉर्टवाइज आर नॉट रैबिट, सम टॉर्टवाइज आर नॉट रैबिट, ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि टॉर्टवाइज इसके अंदर हो, रैबिट के अंदर, तो कुछ ना कुछ रैबिट का तो ऐसा हिस्सा है जो टॉर्टवाइज का पार्ट नहीं है। पर टॉर्टवाइज जरूरी है कि कुछ रैबिट का हिस्सा ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो तीनों हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभी ट्रू हो सकते हैं, मे भी लिखता तो ट्रू मान लेते, पर ऑलवेज नॉट ट्रू या ऑलवेज समथिंग है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा निकल के आ रही है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज मल्टीपल हैं, हमारे पास कोई सिंगल पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी होती है, दो पॉसिबिलिटीज होती तो मतलब एक पॉसिबिलिटी सच की आ जाती तो हम निकाल लेते, पर यहाँ पॉसिबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये ऑलवेज ट्रू वाली बातें गलत है यहाँ पे। बात क्लियर हुई? हाँ, क्वेश्चन टफ है, मैं वही बता रहा हूं, ये डीपीपी के क्वेश्चन थोड़े टफ है यहाँ पे। ये टफ इसीलिए दिए गए हैं ताकि कल को कुछ भी यूपीएससी पूछ ले कितना मर्जी, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, वरना यूपीएससी ने काफी इजी क्वेश्चंस पूछे हैं सिलॉजिज्म के। हाँ प्रियंका, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि उसने हमें ना क्वेश्चन में, देखो यहां पे लिखा है रैबिट का कुछ हिस्सा है, इस बात को समझना। हाँ 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 कुशाल, इस बात को समझना, रैबिट का कुछ ऐसा हिस्सा है जो टॉर्टवाइज का हिस्सा नहीं है। पर क्या इसका उल्टा भी सच है कि टॉर्टवाइज का भी कुछ हिस्सा होगा ऐसा रैबिट का हिस्सा नहीं है? नो, इट डज नॉट मीन द अदर वे अराउंड, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझना, मान लेते हैं मैंने ये आपको ये बोला कि कुछ बच्चे इकोनॉमी के बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे सी सेट के नहीं है, पर क्या इसका मतलब ये भी होगा कि सी सेट के कुछ बच्चे इकोनॉमी के नहीं होंगे? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, इसलिए यहां पे इनकरेक्ट मानेंगे इसको, क्योंकि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन 9 हो गया हमारा। नरगिस फिफ्थ पूछ रही हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेंगे एक बार। इसमें भी इधर और वाला कॉन्सेप्ट है कि इसमें तो नहीं गड़बड़ करी फिर से इधर और में? पढ़ो इसको आप अपनी डीपीपीएस में, देखो इसका ऑप्शंस यहाँ पे, क्योंकि छोटा हो जाएगा, चलो यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला करना है, ये वाला सम हेलीकॉप्टर वाला। नहीं आंचल, उल्टा लिखा हुआ है, आप समझो, वो कह रहा है सम रैबिट आर नॉट टॉर्टवाइज और कंक्लूजन लिखा है सम टॉर्टवाइज आर नॉट रैबिट, ये उल्टा सही नहीं होता। पवन क्यों भाई, थायराइड क्यों हो गया मुझे? ये कैसे पता लग रहा है आपको कि मुझे थायराइड है? भाई क्लासेस में बैक टू बैक बोलना पड़ता है, थोड़ा गला खराब हो जाता है। थायराइड कहाँ से हो गया? थायराइड की बात कहाँ से आ गई बताओ? कैसी बातें लिखते रहते हो मतलब? क्लासेस पहले भी थी, उससे पहले ऑफलाइन क्लास भी थी, बोलते बोलते गला खराब हो जाता है भाई थोड़ा सा, सुबह तक फिर से ठीक हो जाएगा। थायराइड की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? देखो जूम तो कर देता हूँ, फिर आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, दिक्कत ये है इसमें। जूम तो मैं कर ही दूंगा। नहीं सक्षम, टेलीग्राम में इमेजेस आप सेंड कर सकते हो, ऑन है, गलत नहीं है, ऑन है वो। देखो इधर ट्राई करते हैं, इधर ट्राई करते हैं। सम हेलीकॉप्टर आर स्पेसशिप्स, हेलीकॉप्टर स्पेसशिप्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल स्पेसशिप्स आर पैराशूट्स, ऑल स्पेसशिप्स आर पैराशूट, ये भी आसान है, स्पेसशिप के बाहर बन जाएगा पैराशूट्स। ऑल पैराशूट्स आर काइट्स,
भाई काइट्स इसके बाहर बन जाएगा, ऑल काइट्स आर बैलून्स, ये भी बन जाएगा इसके बाहर। इसमें क्यों परेशानी आ रही है? बैलून्स। अब कंक्लूजन पढ़ो। जय आप टेलीग्राम पता नहीं कौन से ग्रुप पे हो, जो मेन वाला ग्रुप है उसमें नहीं है, उसमें ऑन है, ठीक है, मुझे पता है उसमें, आप गलत ग्रुप पे होंगे। सम स्पेसशिप्स आर बैलून्स, इसका मतलब क्या है? स्पेसशिप और बैलून में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या हमेशा ऐसा है? हाँ देखो, स्पेसशिप ये है, बैलून ये है, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन है। दैट इज वाई दिस इज क्लियर। ठीक है ना, बिल्कुल साफ साफ दोनों कॉमन है। सेकंड कह रहा है ऑल काइट्स आर हेलीकॉप्टर। देखो, हेलीकॉप्टर यहां रहा, काइट यहां रहा, क्या काइट हेलीकॉप्टर का छोटा हिस्सा है हमेशा? ना, बिल्कुल गलत है। ऑल बैलून आर पैराशूट, बैलून बाहर है, पैराशूट अंदर है, ये भी गलत। ऑल स्पेसशिप्स आर काइट्स, यस, स्पेसशिप का बड़ा हिस्सा पैराशूट, पैराशूट का बड़ा हिस्सा काइट, काइट का बड़ा हिस्सा बैलून, तो ये तो हमेशा सही होगा। तो भाई फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है, सॉरी फोर्थ सही है, 2 और 3 गलत है। तो 1 और 4 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5? क्लियर हुआ क्वेश्चन 5? और क्या क्वेश्चंस थे आप लोगों के? और कौन से डाउट्स थे? राघव कह रहे हैं टेक्सटिंग फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स। क्या टेक्स्ट कर रहे हो भाई, क्या टेक्स्ट कर रहे हो, क्या टेक्स्ट कर रहे हो? ठीक है, थर्ड भी कर लो, ये थर्ड है सामने आप पे, एक बार थर्ड बताओ राघव, थर्ड करके बताओ, थर्ड करके बताओ आप टेक्स्ट करना छोड़ो, जो भी आप पता नहीं क्या टेक्स्ट कर रहे हो, किसको टेक्स्ट कर रहे हो, मुझे टेक्स्ट कर रहे हो क्या? मैं क्लास में अभी पढ़ा रहा हूँ, आप टेक्स्ट बाद में करना, पहले आप ये थर्ड क्वेश्चन करके बताओ। हाँ ठीक है राघव, फोर्थ भी कर लेंगे, पहले थर्ड कर लो। आर्या मैंने ये क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, आर्या कैसी बात कर रहे हो? सम का मतलब होता है कॉमन होना, कॉमन है ना, तो कॉमन है तो सही आएगा वो। ये क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, ऐसा मत करो। 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, ये वाले सम वाले जो आप कह रहे हो, ये मैंने बताया था, जब कॉमन आ गया तो सम वाला सही होगा उसमें। क्वेश्चन 3 करते हैं, थोड़ा सा ना उधर ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा, चलो ऑप्शन तो समझ आ गए, ऑप्शन समझ आ गए, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, इधर बन जाएगा, लेट अस ट्राई कि क्या सही है क्या गलत है। सम डब्ल्यू आर एक्स, डब्ल्यू एक्स, ओके, ठीक है, ओके, नो एक्स इज वाई। अब देखो यार, एक्स और वाई का कॉमन नहीं रखना, तो सर मैं वाई इधर बना लूं, हाँ बना लो, सर मैं वाई इधर बना लूं, इधर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्स और वाई का कॉमन नहीं रखना। ऑल वाई आर जेड। अब देखो, जेड कहाँ बनाऊं, जेड, सर जेड वाई के बाहर बनेगा, मैंने कहा ऐसे बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। क्या जेड ऐसा कुछ बन सकता है? हाँ बन सकता है भाई, क्योंकि जेड और एक्स का नहीं दे रखा। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है सम जेड आर नॉट एक्स। देखो सम जेड आर नॉट एक्स इसमें सही है, पर इसमें गलत हो गया, गलत। सम जेड आर डब्ल्यू, सम जेड आर डब्ल्यू यहां सही है, पर यहां गलत हो गया, ये भी गलत, तो दोनों गलत भाई, दोनों गलत, दोनों गलत। समझ गए यहां पे, समझ गए यहां पे, कोई डाउट है यहां पे किसी को? किसी को यहां पे डाउट है वो? ठीक है, इजी था ये भी, ये कर सकते थे, इसमें कुछ था नहीं। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 सबको? क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर हुआ?
ठीक है ठीक है। एक एट्थ देख लेते हैं। ये है एट्थ क्वेश्चन। एक तो ऊपर नीचे हो रखा है। क्वेश्चन नंबर एट्थ ये है। ठीक है, थोड़ा समझाने में दिक्कत आएगी, एक स्लेट ऊपर है एक नीचे है। पहले बनाओ, इतना बनाओ, देखते हैं आगे क्या है। हाँ सक्षम, मैं एडमिन को बोल दूंगा, मैं एडमिन को बोल दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप पहले एट्थ कर लो। इतना बन गया, इतना बन गया, इतना नोट किया। मैं ऊपर लिख देता हूं, ऑल टेबल आर चेयर, सम चेयर आर बेड। दो स्टेटमेंट कौन सी हैं? ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है। ऑल टेबल्स आर चेयर, सम चेयर आर बेड, एंड फिर तीसरा स्टेटमेंट है ऑल बेड्स आर मैट्रेसेस। बताओ इसका। आप डॉक्टर हो क्या जो थायराइड वाला के बात कर रहे थे? वो भाई साहब कौन है, डॉक्टर है क्या वो? जो थायराइड वाले की बात कर रहे थे। देखो, जब ना वर्ड आ जाए पॉसिबिलिटी, जब वर्ड आ जाए पॉसिबिलिटी, तो क्या करना है? बस एक कंडीशन चाहिए कि एक बार वो सच हो जाए तो वो सच है। मैंने बोला ना पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है। अगर वो एक बार भी आप सच प्रूव कर सकते हो वो सच आएगा। अदरवाइज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं कि ऑल टेबल आर मैट्रिसेस, तो भाई वहां पे सारे बार सच आना पड़ेगा तब होगा वो। पर अगर पॉसिबिलिटी वाली बात है तो सिर्फ एक बार, राइट? तो ट्राई करते हैं, बनाते हैं इसको। तीन स्टेटमेंट्स हैं, ऑल टेबल आर चेयर, हाँ टेबल चेयर बन गया। सम चेयर आर बेड्स, सम चेयर आर बेड्स। सर बेड ऐसे बना लूं? मैंने कहा बना लो भाई, आपकी मर्जी है। क्या बेड ऐसे बन सकता है? ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं पवन अभी रुको, मैं बात करता हूँ अभी ऐसा ऑफेंड वाली बात नहीं है यार, ऐसे पूछा था। उसके अलावा सम मैट्रेसेस नॉट बीइंग बेड्स इज अ पॉसिबिलिटी। सम मैट्रेसेस नॉट बीइंग बेड्स इज अ, सॉरी, अच्छा सॉरी, इधर इधर, आई एम वेरी सॉरी, नीचे पढ़ लिया। ऑल बेड्स आर मैट्रेसेस, ऑल बेड्स आर मैट्रेसेस किसी तरह से बन सकता है। हो सकता है आप इसको ऐसे बना लो, हो सकता है ये ऐसे भी बन जाए, इससे बड़ा भी बन सकता है। हाँ, मतलब बेड के बाहर बनेगा। यस। अब देखना, क्वेश्चन आ रहा है ऑल टेबल बीइंग मैट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा टेबल मैट्रेस के अंदर हो सकता है? हाँ देखो, मैट्रेस बस बेड के बाहर बनेगा ये लिखा हुआ है। अगर मैट्रेस बेड के बाहर बनेगा तो डेफिनेटली टेबल के बाहर भी बन सकता है। तो फर्स्ट इज फाइन, फर्स्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सम मैट्रेस नॉट बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैट्रेस और चेयर में कुछ कॉमन ना हो? हाँ हो सकता है। ये देखो ना, जैसे चेयर ये बना, मैट्रेस ये बना, तो हो सकता है कुछ ऐसा एरिया बच जाए, जैसे यहां पे ये वाला एरिया बचा जो कि यहां पे पॉसिबिलिटी मतलब जो कि चेयर नहीं है। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा कह रहा है सम मैट्रेस नॉट बीइंग बेड इज अ पॉसिबिलिटी। मैट्रेस का कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है जो बेड का हिस्सा ना हो। हाँ बिल्कुल, देखो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बेड ये रहा, मैट्रेस उसके बाहर है, तो कुछ हिस्सा मैट्रेस का ऐसा हो सकता है जो बेड का ना हो। तो ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, तो तीनों के तीनों करेक्ट है। जब वर्ड पॉसिबिलिटी आ गया
तो आपको बस सिनेरियो देखना है कि क्या एक पॉसिबल सिनेरियो है या नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, पॉसिबल सिनेरियो आपको देखना है। ठीक है पवन, आप मुझे मैसेज करना टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, आप मुझे एक बार मैसेज करना टेलीग्राम के ऊपर, इस आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, आपने मुझे डर में डाल दिया कि हो सकता है थायराइड हो, आज तक तो किसी ने बोला नहीं। ठीक है, बट हाँ, आप मुझे इस पे मुझे मैसेज कर देना। जय पॉसिबिलिटी देखो ना, पॉसिबिलिटी देखो। हाँ ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर सी बन जाएगा, बिकॉज पॉसिबिलिटी है। ऑल लिखता मतलब पॉसिबिलिटी ना लिख के सिंपली बोलता तो आंसर गलत होता, बट इज अ पॉसिबिलिटी की वजह से ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहां पे आपको करेक्ट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ ये वो क्वेश्चन? हाँ बन सकते हैं जीतू, बिल्कुल बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज में तो बन ही सकते हैं बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन 4 भी ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लो क्वेश्चन 4। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ कर लेते हैं, प्रियंका भी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन 4 ही चल रहा है, ये क्वेश्चन 4 ही चल रहा है, क्वेश्चन 4 ही करवा रहे हैं स्वाति, ये आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन 4 ही है ये। आर्या क्या डाउट है आपका? आपने डीपीपी के डाउट बोले थे, मैंने देखा आपके डाउट्स, आपने यही डाउट्स बोले थे कि सर मुझे डीपीपी 15 के 4 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो करवा दिए वो अभी। अब ऐसे थोड़ी है कि किसी और बच्चे ने क्लास में पूछे, मैं पहले उनको बताऊंगा, फिर सेम क्वेश्चन आप पूछो तो आपको बताऊंगा। जब जो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन 4 आपका भी डाउट है, किसी और का भी डाउट है, तो दोनों को इकट्ठे को समझा दिया। ऐसे थोड़ी है कि आप दोबारा लिखोगे उस डाउट को कि सर मुझे समझाओ क्वेश्चन 4। आपके यही तो डाउट्स थे, यही वाले डाउट्स, ये ले तो लिए अब, यही तो भेजे हुए हैं आपने। कौन सा बचा है, आप मुझे ये बताओ, आपका कौन सा डाउट बचा है अब इसके अलावा? यही भेजे हुए हैं आपने डाउट इसमें। ठीक है, कई बच्चे, बताओ इसका आंसर क्या है? देखो यहां पे भी ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई है आप लोगों से, तो इस स्टेटमेंट की वजह से ही हुई होगी। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो प्लीज ये वर्ड आप समझा करो। अगर अभी कुछ भेजा है क्लास में आर्या, तो मैं अभी टेलीग्राम नहीं देख रहा हूं, जो पहले आपने भेजे हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर वो सारे डाउट्स हो चुके हैं। ठीक है, जो आपने भेजे वो यही डाउट्स थे, अभी कुछ भेजा है तो अभी क्लास में थोड़ी देखूंगा। यहाँ देखो, ऑल बी कैन बी ए, जब हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिया कैन बी, इसका मतलब भी आपका पॉसिबिलिटी के साथ ही है। देखो जब भी आपके आंसर में पॉसिबिलिटी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है, आप इस बात को समझो, आपने जनरल स्टडीज के पेपर भी आपने दिए हैं, आप समझो, जब वर्ड पॉसिबिलिटी आ जाए या मे आ जाए ना, तो सिर्फ एक सिनेरियो आप देख लो,
राइट जैसे जनरल स्टडीज में भी मे वाले स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं, ज्यादातर सही होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर बार सही होते हैं, ज्यादातर सही होते हैं। तो यहां पर भी जब कैन बी, मे बी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप यहां पे ध्यान में रखिएगा कि आप उसमें एक कंडीशन यहां पे आप बस देख लो, दैट्स इट। आर्या मेरे पास पोर्टल का एक्सेस नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, आपने जो टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं मैंने वो वाले एड्रेस कर दिए, पोर्टल का मुझे आइडिया नहीं कि कहाँ पोर्टल पे भेजे होंगे आपने, टेलीग्राम पे जो भेजे हैं मैंने एड्रेस कर दिए हैं वो। अब इधर देखो क्या करेंगे इसमें, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। देखो इसका मतलब क्या है सम ए आर नॉट बी का, सम ए आर नॉट बी का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हिस्सा ए का ऐसा हिस्सा होगा जो बी का हिस्सा नहीं है। तो मतलब ए में कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा ही रहेगा जो बी के साथ कॉमन नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। दूसरा कह रहा है सम बी आर नॉट सी, कुछ बी और सी का कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो शायद कॉमन ना हो सकता है कुछ ऐसे बन जाए। अब आप में से डाउट आ रहा होगा कि यार कि सम बी आर सी की तरह क्यों बना रहे हो इसको, ये डाउट आ रहा होगा आपका कि सम बी आर सी की तरह आप क्यों बना रहे हो। देखो सम बी आर नॉट सी का मतलब क्या है कि बी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो सी के साथ कॉमन नहीं है। हो सकता है बी और सी का कॉमन हो सकता है ना हो, पर बी का ऐसा हिस्सा पक्का कुछ ना कुछ है जो कि सी के साथ कॉमन नहीं है। तो इसलिए देर आर पॉसिबिलिटीज, पर अभी मैं एक बेसिक सिनेरियो बना रहा हूं। तीसरा कह रहा है नो सी आर ए, नो सी आर ए, हाँ ठीक है चलो वो तो ठीक है। तीसरा तो क्लियर है कि सी और ए में कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज फाइन। पर ए और बी में कुछ ऐसा हिस्सा है या ए का कुछ ऐसा हिस्सा जो बी का कॉमन नहीं है और बी का कुछ ऐसा हिस्सा जो सी का कॉमन नहीं है। अब देखो पहला कह रहा है सम बी आर सी, अब प्लीज इसको समझना, क्या बी और सी में हमेशा कॉमन होना जरूरी है। उसने लिखा क्या है, बी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो सी के साथ कॉमन नहीं है, पर बी और सी में कॉमन है ये नहीं पता, पर इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है, दैट इज वाई फर्स्ट इज रॉन्ग। थर्ड की बात करें सम ए आर बी, ये भी वही बात है, ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है, पर क्या जरूरी है कॉमन होना, नहीं, इसलिए ये भी गलत है। कैन भी लिखता ना, कैन भी तो मैं मान लेता आपकी बात, कैन भी लिखता तो भी मैं मान लेता, पर यहां लिख रहा है ऑल बी कैन बी ए। अब लिखा क्या है, ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। अगर ये कह रहा है ऑल बी कैन बी ए, क्या मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि बी इसका छोटा पार्ट हो। देखो अगर ए के अंदर एक बी सर्कल है तब भी तो आप देखो सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी, सम ए आर नॉट बी, ऐसे भी बन सकता है। ध्यान बस इतना रखना है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो कॉमन नहीं है। तो जब कैन बी वर्ड आ गया तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनाई जा सकती है जो कि यहां पे आपको देखने को मिल रही है, ये कैन बी वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसीलिए आंसर ऑप्शन सी ओनली टू फॉलोज आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर हुई यहां पे, यस और नो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपको, यस और नो, पक्का। हाँ तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो, कैन भी कहां आ रहा है, मे भी कहां आ रहा है, पॉसिबिलिटी कहां आ रहा है। जहां जहां ये पॉसिबिलिटी कैन बी मे भी आता है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल यहां पे रहना पड़ेगा। ऑप्शन 3 नहीं आया समझ फोर्थ क्वेश्चन का। ऑप्शन 3 क्या है, सम ए आर बी या नो सी आर ए, ये कह रहे हो। ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3 है सम ए आर बी। सम ए आर बी हमेशा सच नहीं है, सम ए आर नॉट भी सच है। ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी का हिस्सा नहीं है, पर क्या ए और बी में पक्का ही पक्का कुछ हिस्सा होगा कॉमन, ऐसा नहीं है। कैन भी लिखता तो बात सही थी, पर यहां लिखा है सम ए आर बी, इसीलिए गलत है, इसीलिए गलत है। ठीक है दीपक, आपको बस ये देखना है, आर नॉट का मतलब होता है, सम ए आर नॉट बी का मतलब है ए का कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो बी के साथ कॉमन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी का पक्का कॉमन होगा। कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है, पर क्या कॉमन है, दैट वी डोंट नो, दैट वी डोंट नो। ठीक है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यहां पे वर्ड था कैन बी, कैन बी की वजह से क्या हुआ कि हो सकता है, उसने यही तो लिखा है ए का कुछ हिस्सा बी का कॉमन नहीं है, तो यहां पर भी देखो ना ए का कुछ हिस्सा बी के साथ कॉमन नहीं आया। ठीक है सिद्धार्थ, हाँ आयुष वही बात बताइए, सम बी आर नॉट सी का मतलब सम बी आर सी नहीं होता। मैं वही बता रहा हूं आयुष, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से दे देता हूं।
एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो बी के अंदर कुछ चीजें हैं, B1, B2, B3। एक सिंपल एग्जांपल सोचो कि बी वाले में B1, B2, B3 है और C1 में है C1, C2। क्या इसमें, प्लीज इधर ध्यान से देखना, क्या इसमें ये बात सच है सम बी आर नॉट सी? सम बी आर नॉट सी ये सच है, पर क्या इसका मतलब सम बी आर सी है? बताओ, क्या इसका मतलब सम बी आर सी है ना? B1 और मतलब बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ हिस्सा कॉमन है। वो श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से अगर मान लो मैं यहां B1 भी लिख दूं, लेट से बी सी के अंदर ये सब आ रहा है, C1, C2 और B, तो अभी भी B1 और सम B पोर्शन ऑफ B इज नॉट अ पार्ट ऑफ C, पर इसमें कुछ हिस्सा B और C का कॉमन भी आ गया। तो B और C का कॉमन हो भी सकता है, B और C का कॉमन नहीं भी हो सकता, हमें डेफिनेटली नहीं दिया हुआ। तो कैन बी या पॉसिबिलिटी लिखा होता तो सच मानते, पर जब लिखा है सम बी आर नॉट सी तो गलत मानेंगे। सक्षम कह रहे हैं आपकी आईडी पे मैसेज नहीं हो रहा। सक्षम पूरी दुनिया मैसेज करती है उस आईडी के ऊपर, ठीक है ना? तो आप भी कर पाएंगे अगर आप ढंग से लिखेंगे मेरी आईडी तो, ठीक है? नहीं, आज आज हम इतना ही रैप अप करेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे। जो आईडी है वो ये है, जो आईडी है वो ये है। अब कई बार मैसेजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उतना रिप्लाई करने का मौका नहीं मिल पाता है, पर जब जब टाइम मिल पाता है मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई करने की, ठीक है? एक और डाउट सेशन ले लेंगे, जो आपके और डाउट्स बच गए हैं। आज काफी डाउट्स हमने कर लिए, कुछ 20 के आसपास आई थिंक हमने डाउट्स ले लिए होंगे। जो और डाउट्स बच गए हैं उनके लिए एक और सेशन मैं कभी आगे प्लान कर लूंगा। हाँ, कल आपकी क्लास होगी, कल डाउट सेशन नहीं होगा, कल क्लास होगी। अगला जो टॉपिक है कल हम वो स्टार्ट करेंगे। आगे कभी एक दिन और डाउट सेशन में और फर्दर ले लूंगा आपका जो डाउट्स रह गए हैं, ठीक है? चलो, ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है? तो कल नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।